में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का एक प्यारा सा चैप्टर जिसे हम लोग संवाद कहते हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो के जरिए हम लोग सीखेंगे कि संवाद होता क्या है, इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ना है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, जिसमें बीबीआई क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, वरना समझ बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए अच्छे से समझेंगे और साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम ही है दोस्तों संवाद, तो इसे जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि संवाद होता क्या है। तो संवाद होता क्या है पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। संवाद होता है दोस्तों कि एक शासन प्रणाली होती है, एक ऐसी शासन प्रणाली होती है या फिर सिस्टम होता है एक सरकार का, जिसमें शक्ति का पावर को क्या करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांट दिया जाता है। यानी पावर सबके पास रहना चाहिए, केंद्र के पास भी हो, उच्च स्तर तक हो, और राज्य सरकार के पास भी अलग पावर हो, यानी निम्न स्तर तक भी मतलब बांटा जाता है। यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर पावर को शेयरिंग किया जाता है, यानी बांटा जाता है, उसी को बोलते हैं संवाद। देखिए इसमें यानी देश का शासन एक ही सरकार नहीं चलाती, बल्कि दो स्तर की सरकारें मिलकर चलाती है। एक राज्य सरकार होती है और एक केंद्र सरकार होती है। इसमें पावर का बंटवारा किया जाता है, संवाद इसी को कहते हैं। यानी कोई एक ही मैन नहीं रहेगा, बल्कि सबको अपना जो है देश को चलाने का, अपना राज्य को चलाने का हक है, तो उसी को बोलते हैं संवाद। वो अपने अपने हिसाब से कामकाज देखते हैं और चलाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, यही होता है संवाद। अब सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। बोला कि संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता लिखे। क्या होता है देखिए, बोला कि इस शासन में, इस व्यवस्था में सरकार का विभाजन दो या दो से अधिक स्तरों में होती है। जैसे कि हमने आपको बताया, तो हमने आपको सिर्फ दो स्तर बताया विभाजन, यानी पावर को दो स्तर में बांटा गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन और एक होता है स्थानीय सरकार, जिसमें ग्राम पंचायत वगैरह होता है, जो वहाँ पर वो सारी चीजें होती है। तो संवाद में तो इसमें विभिन्न स्तर की सरकार एक ही नागरिक पर शासन करती है। यानी कोई भी देश का नागरिक हो उस पर शासन करेगी ये अलग अलग सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, ये सभी राज कर सकती है। एक ही अलग अलग सरकार राज कर सकती है, मतलब एक ही नागरिक पर शासन अपना कर सकती है। जैसे इसमें विभिन्न स्तर की सरकार का कार्य क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। पहले से ही यहाँ पर तय है दोस्तों कि किसको कौन सा काम करना है, किसको कौन सा काम मिला है, ये सारे सरकार को काम करनी है, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो। आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों कि यह व्यवस्था देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। ये जो व्यवस्था होती है देश को एकता बनाए रखता है और अखंडता को बढ़ावा देता है कि देश टूटे ना, यही सारी चीजें होती है। पांचवा देखिए, इस व्यवस्था में विवादों के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की गई है। यानी न्यायालय को भी एक तरह का मतलब उन्हें पावर दिया गया है, तो इस व्यवस्था में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हो, जहां भी आपको मिले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अगर नहीं हो सके तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सेकंड नंबर कि संविधान शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर लिखना है। ये जो संविधान शासन व्यवस्था क्या होता है और एकात्मक क्या होता है, पहले इसे जानेंगे, उसके बाद इसमें अंतर क्या होता है ये जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं संविधान शासन व्यवस्था में। इसका देखिए, बोल रहा है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति को यानी पावर को बांटा जाता है इसमें। और एकात्मक में इसमें संपूर्ण सत्ता केंद्र के सरकार के पास ही होता है, पूरा पावर केंद्र के पास होगा। बल्कि इस देश, मान लीजिए कोई एक देश है, उस देश में ना जाने 5, 10, 15, 20 ऐसे राज्य है, तो राज्यों को पावर नहीं दिया जाएगा, राज्य सरकार के पास पावर नहीं रहेगा, बल्कि सारा संभालेगा कौन, केंद्र सरकार संभालेगा, वही हुक्म करेगा जो भी करना हो। यही होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं होता, बल्कि पावर को बांटा गया है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बांटा गया है। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र को बढ़ावा देता है दोस्तों। 3 नंबर देखिए, इसका संविधान कठोर होता है। इसका संविधान जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है, लेकिन इसका संविधान लचीला होता है। एक मान लीजिए कोई एक सरकार है, वो कितना संभाल सकती है, तो इससे क्या होता है, असंतोष पैदा होता है। तो ये संविधान भी जो है लचीला होता है। देखिए इसमें संविधान शासन व्यवस्था में इस प्रकार की सरकार में प्रत्यक्ष चुनाव होती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होती है, बहुत ही तगड़ा। और यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार की, यहाँ देखिए इस प्रकार की सरकार में अप्रत्यक्ष चुनाव होती है। 5 नंबर,
5 आइए तो इसका प्रमुख उदाहरण भारत है। जैसे भारत में होता है दोस्तों, यहाँ शक्ति को बांटा गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में बांटा गया है। यहाँ पर तीनों ही अपना निर्णय ले सकती है, डिसीजन ले सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए एकात्मक में इसका प्रमुख उदाहरण इंग्लैंड है। यहाँ पर एक ही को सरकार होता है, केंद्र सरकार, बाकी नहीं। कोई भी राज्य हो किसी को पावर नहीं दिया गया है। फ्रांस, श्रीलंका, ये सारी चीज़ें होती है, वहाँ एक ही शासन व्यवस्था चलती है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था चलती है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया है। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको क्वेश्चन का टाइप ही अथवा में लेकर के 2 बनाया गया है। जैसे भारत की संघीय व्यवस्था का वर्णन करना है कि भारत का संघीय व्यवस्था कैसा है, या फिर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में आपको अंतर लिखना है। ये सारी चीजें होती है। एक ही क्वेश्चन है, बस इसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। आइए इसे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर को 3 को पढ़िए। सबसे पहले उत्तर देखिए, तो उसके बाद हम लोग संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में अंतर समझेंगे। यहाँ देखिए भारत की शासन व्यवस्था कैसी है दोस्तों, संघीय है। जैसा कि हमने आपको बता दिया था संघवाद क्या होता है। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर कि यहाँ के संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया है। यानी कि भारत का जो संविधान है दोस्तों, लिखित संविधान है, तो इसने जितना भी राज्य है उसको एक संघ घोषित किया है अपना, उनको भी अपना पावर दिया है, अधिकार दिया है निर्णय लेने का, देश को आगे चलाने का, या देखिए अपने राज्यों को चलाने का। तो इस व्यवस्था में 3 नंबर देखिए, इस व्यवस्था में 3 स्तर की सरकार है तथा तीनों के अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। तीनों का विभाजन देखिए, इस व्यवस्था यानी भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही है, वो संघीय व्यवस्था जो है वो क्या है, 3 स्तर में है और तीनों के अधिकारों का विभाजन 3 सूची में रखा गया है। अब आइए कौन कौन से सूची होता है इसमें, उसे समझते हैं कि अंतर क्या होता है, क्या होता है, सब कुछ जानते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं कि संघ सूची क्या होता है। देखिए इस सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास ही होता है, यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। तो इसमें 100 विषय है। अब वो विषय आप लोग समझिएगा कि ये विषय क्या होता है। तो जैसे रक्षा हो गया, रेल हो गया, ये सारे विषय है आपका, जितना भी आप देख रहे हैं, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ संघ सूची यानी जो है केंद्र सरकार ही लगा सकता है। तो ये संघ सूची में आता है। केंद्र सरकार लगाता है, रक्षा पर भी कानून लगाता है, रेल जितने भी रेलवे वगैरह होता है केंद्र सरकार इस पर कानून लगाता है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, क्या होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा कैसे यूज करेंगे, कैसे नहीं, किसका उपयोग कितना ही पड़ेगा, सब कुछ डिसाइड करता है केंद्र सरकार। बैंक, मुद्रा को भी लेन देन के लिए या फिर विदेश से लेन देन जो होता है मुद्रा के बारे में, पैसा के बारे में, ये भी केंद्र सरकार ही ज़्यादातर डिसाइड करती है। इस पर कौन सा नियम लागू होगा, कौन सा नोट चलेगा, कौन सा नोट नहीं चलेगा, किसको कौन सा नया नोट निकालना है, ये सारी चीज़ें डिसीजन लेती है केंद्र सरकार। बैंकिंग को भी, जितना भी बैंक है भारत में, वो सारी डिसीजन लेती है केंद्र सरकार, जो भी बड़े बड़े बैंक वगैरह होते हैं। आइए सेकंड ख नंबर देखते हैं, राज्य सूची। संघ सूची के बाद अब राज्य सूची। तो इस सूची में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार जो होता है राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सूची में राज्य सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के पास होता है कानून बनाने का अधिकार। तो इसमें 61 विषय है। तो इसमें क्या क्या कानून बनाता है कि पुलिस वगैरह के मतलब कैसे होने चाहिए, उनको कामकाज क्या देना चाहिए, क्या नहीं, कहाँ पोस्ट देना चाहिए, ये सारे कानून लगाती है राज्य सरकार। कृषि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, ये सारे चीज़ों में ज़्यादातर डिपेंड होती है राज्य सरकार पर। स्वास्थ्य वगैरह को भी ज़्यादातर देखते हैं ये राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार इतनी सारी चीज़ों को नहीं ना संभाल सकता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा घाटा है, इसमें हानि भी है, आपको समझाएंगे बाद में। जैसे आगे बढ़िए, जैसे भूमि और बाजार, ये सारी चीज़ें आपके विषय होते हैं और ऐसे करके आपके 61 विषय है। इसमें 61 विषय याद रखिएगा। राज्य सूची में 61 विषय है और संघ सूची में कितना है दोस्तों, 100 विषय है। अब आप आगे बढ़ते हैं समवर्ती सूची। तो इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के पास होता है। दोनों ही ये कानून तय कर सकता है, लागू कर सकता है किसी व्यक्ति पर या फिर अपने राज्य पर या फिर अपने एरियाज पर। तो उदाहरण देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें विषय कितना है। तो 52 विषय है इसमें, समवर्ती सूची में 52 आपके विषय है। कौन कौन से विषय आएंगे देखिए, सबसे पहला विषय है आपका शिक्षा है। शिक्षा भी एक विषय है। इस पर भी वो कानून लगाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे नहीं, किनको नौकरी पर रखना है, किनको नहीं रखना है, कैसे एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन सा कॉलेज कहाँ खुलेगा, कौन सा स्कूल कहाँ खोलनी है, ये सारे डिसीजन लेते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही, जिसको ज़रूरत पड़ता है। अब वन पर भी कानून लगता है, जैसे कि कोई वन हो गया, उसको
काटना वाटना या फिर कोई जानवर है उसको रखना वतना या फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि विवाह तलाक पर ये नए नए जो कानून लगते हैं ये भी कानून लगाती है आपके राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, ये इसमें लगता है। अगर बात बहुत बढ़ जाएगी तो केंद्र सरकार, और अगर बात नॉर्मल है तो फिर राज्य सरकार ये सब चीज़ें में मतलब नियम लगा सकती है, बिजली पर भी नियम लगा सकती है। अब आगे बढ़ते देखिए, नोट में यहाँ याद कर लीजिएगा कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में कानून बनाया और दोनों में टकराव हो गया तो क्या होगा दोस्तों। मान लीजिए कोई केंद्र सरकार है वो कानून बनाया, मान लीजिए शिक्षा पर कानून लगाए, शिक्षा पर तो दोनों ही लगा सकता है। शिक्षा कौन से विषय में आएगा, ये तो समवर्ती में आएगा। तो केंद्र सरकार भी लगाया और राज्य सरकार भी कानून लगाया, लेकिन दोनों में टकराव हो गया तो क्या होगा, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। यानी जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा यहाँ केंद्र सरकार को दर्जा दिया गया है तो उनको ही मान्यता होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर क्या कह रहा है दोस्तों, इसे जरा समझिए कि भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। संघवाद हमने आपको बता दिया था क्या होता है दोस्तों, कि एक शासन प्रणाली होती है जिसमें शक्ति पावर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है। बस इतना ही आपको समझना है। आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर देखिए कि इस व्यवस्था में भारतीय संघ को किसी राज्य के संघ से अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो व्यवस्था है भारतीय संघ को किसी राज्य के संघ से अलग नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, भारतीय संघ में न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इस भारत जो संघवाद है, भारत क्या है दोस्तों, एक संघवाद का देश है, तो इसमें पावर को बांटा जाता है, लेकिन पावर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को भी दिया गया है भाई, इसकी व्यवस्था है यहाँ पर भी। तो भारत से थर्ड नंबर देखिए कि भारतीय संघ में एकल नागरिकता की व्यवस्था है इसमें। यहाँ चौथा नंबर देखिए तो भारतीय संघ में लोकतंत्र सेवाओं का विभाजन नहीं किया गया है। ये सारे चीज़ें हैं आपके, इनकी विशेषता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और एक अलग विशेषता का वर्णन करना है आपको। भारत की संघीय व्यवस्था कैसा है और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था कैसा है, आपको अंतर बताना है और मिलती जुलती एक विशेषता को देना है। चलिए आज बात करते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तर देखिए कि भारत तथा बेल्जियम दोनों देशों में शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में की गई। ये जो भारत का बात कर रहे हैं अभी हम, भारत में भारत तथा बेल्जियम, अच्छा दोनों में है ना, तो भारत तथा बेल्जियम दोनों देशों में शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में की गई है। अच्छा सॉरी गाइस, दोनों देशों में, चाहे वो भारत हो चाहे बेल्जियम हो, दोनों में शक्ति का विभाजन किया गया है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। तथा दोनों राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी राज्य सरकार भी अपना डिसीजन ले सकती है। भाई तुम्हारे हाँ ना जवाब की जरूरत नहीं है, हम अपना राज्य का कामकाज हम डिसीजन ले सकते हैं, यानी राज्य सरकार ले सकती है, केंद्र सरकार से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। यही सारी चीज़ें कह रहा है। परंतु बेल्जियम में सत्ता का विभाजन तथा कानून बनाने का निर्माण या कानून का निर्माण डच और फ्रेंच भाषा के आधार पर किया गया है। दोस्तों किसके आधार पर, डच और फ्रेंच भाषा के आधार पर वहाँ पर क्या किया गया है, सत्ता का विभाजन हुआ है, जो भारत में है ही नहीं। भले वहाँ पर किया गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच, लेकिन एक अलग विशेषता बोला है ना, तो ये एक अलग विशेषता वहाँ भाषा के आधार पर किया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ भाषा के आधार पर सत्ता का विभाजन नहीं किए है। ये सारी चीज़ें होती है। तो आइए आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ तक क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ लिखना है। उत्तर देखिए दोस्तों, भारत की शासन व्यवस्था को केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार में सत्ता का विभाजन का हस्तांतरण करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये व्यवस्था है दोस्तों होता है कि शासन व्यवस्था को, भारत की शासन व्यवस्था को केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में सत्ता का बांट दीजिए, यानी सत्ता का विभाजन कर दीजिए, सत्ता को शेयरिंग कर दीजिए, इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। दोस्तों अब देखिए इससे फायदा ये होता है कि लोगों में असंतोष पैदा नहीं होता है। बस अब इसके लाभ देख लेते हैं। यहाँ पर लाभ क्या होता है, चलिए फायदा बता देते हैं आपको कि स्थानीय समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से हो जाता है। इससे क्या लाभ हुआ, मान लीजिए केंद्र सरकार में बांटा, राज्य सरकार में बांटा और स्थानीय सरकार में बांटा, तो मान लीजिए नॉर्मल आदमी के बीच अगर कभी तनाव हो जाता है आसपास किसी व्यक्ति के साथ, तो वो कहाँ जाएगा, स्थानीय समस्या लेकर के कहाँ जाएगा, ग्राम पंचायत में जाएगा, मीटिंग बिठाएगा, तो वहाँ पर जो मुखिया वगैरह होता है, सरपंच वगैरह, वो डिसीजन ले सकते हैं छोटे मोटे काम के लिए, तो इनको भी पावर दिया गया है। ये सारी चीज़ें। सेकंड नंबर देखिए, लोकतंत्र आदर्शों की पूर्ति होती है, इसमें लोकतंत्र को मजबूत होता है
है, बढ़ावा मिलता है लोकतंत्र को। यहाँ पर सेकंड थर्ड नंबर देखिए, संवैधानिक आदर्शों की पूर्ति होती है इसमें। इसमें स्थानीय स्थल पर शासन में जनता की भागीदारी भी होती है, बहुत अच्छी बात है। 5 नंबर देखिए, सरकार पर बोझ कम पड़ता है। अगर इस पावर को हम बांट देंगे तो हम अकेले काम नहीं करना पड़ेगा हमको, तो इससे हमारा बोझ भी कम हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। ये गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? ये देखिए, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है या फिर क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार होता क्या है? आइए देखते हैं उत्तर को। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिल करके एक सरकार बनाने का निर्णय लेती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई मान लीजिए कोई पार्टी जब खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाती है, तो वो दूसरे पार्टी का समर्थन लेती, सहारा लेती है और क्या बनाती है? सरकार बनाती है। उसी को बोलते हैं गठबंधन सरकार। जब 2 पार्टियां मिल करके एक सरकार बनाए, उसी को बोलते हैं गठबंधन सरकार। जैसे अभी देखा गया है कि बीजेपी जो है, अभी के टाइम जो चुनाव हुई थी तो उसमें बीजेपी जो है थी वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी, तो क्या उसने किसका सहारा लिया? बाकी अपने ई का सहारा लिया, जैसे कि नीतीश चाचा जी का हो गया, इनका सहारा लेकर के उन्होंने अपना सरकार बनाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़िए। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यकवाद क्या होता है? तो जब किसी देश में फैसले सिर्फ, आगे देखिए, जब किसी देश में फैसले सिर्फ अधिक संख्या वाले लोगों की पसंद के से ली जाती है और कम संख्या वाले लोगों की बात नहीं सुनी जाती, तो इसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं दोस्तों। बहुसंख्यकवाद का मतलब देखिए, बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारा संख्या में। बहुसंख्यक मतलब बहुत सारा संख्या में। तो सरकार भी उसी का सुनेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, भीड़ होते हैं। कम भीड़ वाले लोगों को पूछता कौन है? यही सारी चीज़ें हैं बहुसंख्यकवाद। तो दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट पूरे तरीके से कंप्लीट यहीं पर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस टाइप का वीडियोस आपको मिलेंगे। नोट्स के सहायता से हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।